द गुरु एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। यह कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। अभी 15 दिन से इस पर वीडियो डालना शुरू किया गया है ताकि बाई द वे अगर कभी कोई टेक्निकल समस्या आती है तो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको कभी कोई दिक्कत ना हो, उनको लगातार अबाध रूप से स्टडी मटेरियल मिलता रहे, वीडियो लेक्चर मिलता रहे। तो यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको पता है कि यूजीसी नेट की जून 2023 की तिथि जारी हो चुकी है। 17 तारीख को पेपर है, 17 तारीख को हिंदी का पेपर पड़ेगा। तो इसीलिए आज से जो आपके पाठ्यक्रम में विधाएं लगें, जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, अन्य विधाएं हैं, उन सब का रिवीजन कराया जा रहा है। और रिवीजन में आप देखेंगे कि आप सभी लोगों को कंपटीशन एकेडमी पर एक वीडियो दिया जा चुका है और उस वीडियो में आपने देखा कि आज इस उपन्यास में जो 13 आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन 13 में से हम लोगों ने जो बात किया है वो 7 उपन्यासों की बात हम लोगों ने कर ली है। शेष जो उपन्यास बचे हुए हैं वह शेष उपन्यास आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब ये वीडियो पब्लिश हो तो आपको मिल सके। मानस का हंस उपन्यास की बात यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, जो शेष बचा हुआ है। बाकी इसका पहला पार्ट अगर आपको देखना है तो आप कंपटीशन एकेडमी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह जीवनीपरक उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया। अमृतलाल नागर पर सबसे अधिक प्रभाव आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी प्रभाव है अमृतलाल नागर पर। अपनी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान में नागर जी ने कहा है कि शरत बाबू हिंदी मज़े की बोल लेते थे। उन्होंने मुझे एक सीख दी थी, जो लिखना अपने अनुभव से लिखना। 15 वर्ष की अवस्था में नागर जी की पहली कहानी प्रायश्चित स्थानीय पत्रिका आनंद में प्रकाशित हुई थी और 1935 में नागर जी ने पहली कहानी संग्रह वाटिका प्रकाशित करवाई। वैसे इनके जो उपन्यास हैं, मानस का हंस, इससे पहले भी इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। जैसे आप देखेंगे महाकाल उपन्यास, जो कि बाद में भूख शीर्षक से भी प्रकाशित हुआ है। फिर बूंद और समुद्र उपन्यास है, शतरंज के मोहरे उपन्यास है, सुहाग के नुपुर उपन्यास है, अमृत और विष उपन्यास है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा है, एकदा नैमिषारण है। फिर आप देखेंगे मानस का हंस, और इसके मानस का हंस के बाद भी बहुत सारे उपन्यास प्रकाशित हुए, जैसे नाचो बहुत गोपाल है, खंजन नयन है, विक्रय तिनके हैं, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, ये सब उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर मानस का हंस यहाँ पर दिया गया और आप सारे उपन्यास बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम में विधाएं हैं, उस विधाकार की अन्य जो रचनाएं हैं वो कालक्रमानुसार प्रकाशन की दृष्टि से पूछा जाता है, इसलिए बात हो रही है। आप विगत वर्ष का पेपर उठाकर देखें तो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं कालक्रमानुसार कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए उसे भी बता रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए, चीज़ें ध्यान में आ जाए। तो इस उपन्यास मानस का हंस उपन्यास में पात्र कौन कौन है? पात्र में आप देखेंगे तुलसीदास, जिनका नाम रामबोला है, पार्वती रामबोला का लालन पालन करने वाली हैं, नरहरी बाबा तुलसीदास के गुरु हैं, मोहनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसीदास आसक्त थे, रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री और तुलसीदास की पत्नी है। अन्य पात्रों में टोडर हैं, जयराम शाह हैं, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, गंगेश्वर, तारापति, रामकली, रामू द्विवेदी, संत बेनी माधव, वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, मैना कहारिन, बकरीदी कक्का, रजिया, पंडित गणपति उपाध्याय, बूढ़ा रमजानी, हुलसिया, पंडित आत्माराम, शिवदीन दुबे, ये सब अन्य पात्र हैं। वैसे अगर संक्षेप में आप कहानी थोड़ा सुनना चाहें तो थोड़ा सा आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि ये जो उपन्यास लिखा गया अमृतलाल नागर के द्वारा, यह उपन्यास तुलसीदास के बचपन से उन्होंने प्रारंभ न करके बल्कि बेनी माधव, राजा भगत, बकरीदी कक्का और कैलाशनाथ के माध्यम से तुलसी चरित्र को कहलवाया है।
यह कथा उस अभागे बालक की है जिसके जन्म लेते ही माँ मर गई। ज्योतिषी पिता ने क्षुब्ध होकर बालक को दासी के हाथ पार्वती नामक निर्धन वृद्धा के पास भिजवा दिया। बालक राम बोला वृद्धा के साथ घूम घूम कर भिक्षाटन करने लगा। 7 साल की अवस्था में आश्रयदायिनी माँ पार्वती भी चल बसी। भटकते हुए राम बोला सोकर खेत पहुंचा, जहां नरहरि बाबा से उसकी भेंट होती है और नरहरि दास ने बालक के पंच संस्कार कराए, तुलसी नाम दिया और विद्या का आरंभ कराया। काशी की शेष सनातन पाठशाला में तुलसी का अध्ययन शुरू हुआ। काशी में राम के अनन्य भक्त मेघा भगत से परिचय हुआ और मोहिनी के गायन, रूप और यौवन से प्रभावित होकर उसकी ओर आकृष्ट हुए। यही काम और राम के द्वंद्व ने उन्हें उलझाया। मोहिनी को विस्मृत करने के लिए वे मेघा भगत के साथ तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। तुलसी को राम काम अंतर्द्वंद में जीवन के यथार्थ का बोध होता है और वह तीर्थाटन पर निकलते हैं। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की इकलौती पुत्री रत्ना से होता है। वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या रूप से रत्नावली की प्रताड़ना तुलसीदास को वैराग्य का संकल्प देती है। तो यह संक्षेप में आपने देखा कि इस तरीके से इसमें कहा गया है, इस तरीके से इसमें आपको मिलेगा। इसमें जो पात्र हैं, जैसे जो राजा या रजिया नाम के पात्र हैं, इनके बारे में अगर संक्षिप्त आप जानना चाहें कि बाय द वे कभी पूछा जाता है तो ध्यान रहे। रजिया नाम से पुकारे जाने वाले पात्र जो बाबा तुलसीदास से उम्र में 1 दिन छोटे थे, 1 दिन छोटे थे, ध्यान रखना, 1 दिन छोटे थे। बाबा तुलसीदास के सूकर खेत का शिष्य संत बेनी माधव, जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष थी। बाबा तुलसीदास के काशी का शिष्य जो रामू द्विवेदी था, जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी। तो भाई तब अगर इनकी उम्र कभी पूछी जाती है तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। बाबा तुलसीदास से आयु में 4 दिन के बड़े थे बकरीदी कक्का यहाँ पर जो विकल्प जो दिया गया है आपको नाम, ये तुलसीदास से आयु में 4 दिन बड़े थे। बाबा तुलसीदास के पुराने शिष्य पंडित गणपति उपाध्याय, जो ये गणपति उपाध्याय हैं, जिनकी उम्र लगभग 68-69 वर्ष थी। बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी था, जिसकी उम्र लगभग 61-62 वर्ष की थी। गांव के लोग मनको, ननको, शिवदीन, ये लोग गांव के लोग थे। पंडिताइन की मुँहबोली ननद थी, जिसका नाम था हुलसिया। ये सब अन्य पात्र हैं। बाकी पंडिताइन हैं, पंडित आत्माराम हैं, भैरव सिंह हैं, ये सब अन्य पात्र इसमें हैं। यह उपन्यास लिखना नागर जी ने 4 जून 1971 से शुरू किया, अयोध्या से शुरू किया था लिखना, और 23 मार्च 1912 को लखनऊ में पूरा किया। इसे लिखने में उन्होंने निम्न ग्रंथों की सहायता ली, जैसे काशी का इतिहास, अकबर, तुलसीदास, तुलसी काव्य मीमांसा, इन रचनाओं की उन्होंने सहायता ली। अब इसके बाद में आ जाते हैं इसके विशेष के बारे में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस उपन्यास में तुलसीदास ने कृष्ण भक्ति के पद गायन की बात की है। जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, तुलसीदास का कथन। रत्नावली ने रामायण का पाठ गंगाराम के घर पर किया। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी का जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, टोडरमल ने कहा। तुलसीदास इस उपन्यास में त्रिविध ताप में जल रहे थे। त्रिविध ताप में राम, मोहिनी और रत्ना आते हैं। रत्नावली का कथन है कि मेहंदी रची अंगुलियों में फंसा नाश्ता बेलन एकदम थम गया और कहा, पीहर का पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है। मैं यदि लड़का होती तो मेरे पितृ की पीढ़ियों से पूजती चली आ रही गद्दी आज सुनी ना होती। नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वह निरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। ये भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में तमस उपन्यास की बात करें, भीष्म साहनी के उपन्यास की बात करें, जो कि भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषता का महाकाव्यात्मक अंकन इसमें किया गया है।
इसमें देखेंगे 1947 में हुए पंजाब के दंगे और लाहौर के आसपास मात्र 5 दिन की कहानी इसमें है। इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, छूट गया था इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसे डाल दिया है। इसमें अंग्रेज सरकार की नीति, विभाजन के पूर्व त्रासदी, सांप्रदायिकता के चरण उभार का चित्रण, भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात दंगों का वर्णन, कांग्रेस के नेताओं की अपनी खींचातानी, अंग्रेजों में फूट डालो और राज्य करो नीति का चित्रण, गरीबों के दोहन का दृश्य, सांप्रदायिकता पर तीखा व्यंग्य, सारी चीज़ें हैं। इसमें पात्रों में आप देखेंगे नत्थू, जो कि सांप्रदायिक दंगों का मोहरा है। निम्न वर्गीय पात्र है चमार, मुराद अली अंग्रेजों का दलाल, खलचरित सुअर षड्यंत्र का रचयिता, अंत में शांति की अपील करता है। वहीं बख्शी जी, मेहता जी, रामदास, कश्मीरी लाल, जर्नैल सिंह, शंकर लाल, देशराज ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। रिचर्ड्स अंग्रेज अफसर, डिप्टी कमिश्नर, लीजा का पति रिचर्ड्स है। वानप्रस्थ जी धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादक, संस्कृत के ज्ञाता और धर्मगुरु हैं। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण शहर के व्यापारी हैं और वानप्रस्थ जी के चेला हैं। ये तमस उपन्यास में है। रणबीर अगर देखें तो ये प्रधान जी का 15 वर्षीय बेटा है, जिसे देवव्रत मुसलमानों के लिए भड़काता है। जसवीर कौर वीरता की साक्षात प्रतिमा है। हरनाम सिंह इनके पुत्र इकबाल सिंह को जबरन मुसलमान बनाया गया। हयात बख्श और मौलादाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं। शहनवाज शहर का रईस आदमी है। सोहन सिंह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। राजो दंगों के बाद हिंदुओं के घर रहती है। एहसान अली की पत्नी है राजो। रघुनाथ, मिल्खी, देवदत्त, इब्राहिम, इंद्र, बंतो, अल्लाह रखा, प्रकाशो, तेज सिंह आदि अन्य पात्र हैं। भीष्म सानी कहते हैं कि दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत के तरफ ही मुड़ता है। वहीं आप देखेंगे कि इसी में तिरंगा लिए जर्नैल सिंह कांग्रेस कार्यकर्ता जितने आगे बढ़ते हुए गीत गाते हैं कि जरा भी लगन आज़ादी दी, जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हा दे मन दे बीच, वो मजनू बड़ फिर दे हर सेहरा हर बन दे बीच। तो ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि किस उपन्यास की है। इतना ही नहीं, जब नत्थू सुअर को मारता है और मारने के बाद अपने घर को जा रहा होता है, सुबह का समय होता है, मतलब एकदम सुबह, तो एक फ़कीर भीख मांगने के लिए आता है, वो गाते हुए जा रहा होता है, उसकी गीत की बोल सुनाई पड़ती है। फ़कीर क्या गाता है जानते हैं? तैनू गाफलर जाग ना आई चिड़िया बोल रहियाँ, तो ये गाता है। और नत्थू एक पैसा निकाल कर फ़कीर के हाथ में भी दे देता है, तो फ़कीर कहता है अल्लाह सलामत रखे, घर भरे रहें, और नत्थू आगे बढ़ जाता है। तो ये सब भी जो कथन पूछे जाते हैं उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। रिचर्ड्स का जो कथन है इसमें कि बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है। हुकूमत करने वाला यह नहीं देखता कि प्रजा में कौन कौन सी समानता है। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते, मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। ये सब रिचर्ड्स का कथन है। वहीं गोपाल राय कहते हैं कि तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और हैवान बना देता है। वैसे इसमें आप देखेंगे कि जो सूअर को मारा जाता है वो कहाँ पर फेंका जाता है? केलों वाली मस्जिद जो है, केलों की मस्जिद, केलों वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर सूअर को मारकर फेंक दिया गया नथुराम के द्वारा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाय द वे अगर मस्जिद का नाम आता है तो ध्यान रखना। मुराद अली के कहने पर नत्थू एक सूअर मारता है, 5 रुपये मारने के लिए दिया जाता है। जब रिचर्ड्स लीजा को फलों के बाग में घुमाने जाता है तो वहाँ उसे लार्क यानी चकवा पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सैदपुर गांव में 27 महिलाएं कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। लीजा ने कहा आप कब तक नहीं जाएंगे? यदि 103 गांव जल जाएं तो भी नहीं। रमजान की बहू का नाम अकरा है। सर्वप्रथम सांप्रदायिक दंगा नूरपुर तहसील में प्रारंभ होता है। सूअर को मारकर केलों वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाता है। तो ये कुछ विशेष में मैंने महत्वपूर्ण कथन दिए, महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।
अब इसके बाद का जो उपन्यास है वो श्रीलाल शुक्ल का है, राग दरबारी, जो कि UPHSC के पाठ्यक्रम में है और UGC नेट के पाठ्यक्रम में भी है। वैसे श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, इसके अलावा इनके और भी उपन्यास हैं जो खूब पूछे जाते हैं। जैसे इनका जो पहला उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, फिर है अज्ञातवश, और उसके बाद में है राग दरबारी, फिर है सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, राग विराग। तो ये सब इनके उपन्यास हैं। उपन्यास जो राग दरबारी है इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है नहीं पता है तो लिख लो। कुल अध्यायों की संख्या 35 है। चित्रित गांव शिवपालगंज है। इसमें देश की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति का चित्रण है, न्याय की स्थिति का चित्रण है, बेशर्मी के साथ बेईमानी का चित्रण है, जमींदार प्रथा के प्रभाव की कमी, राजनीति में भ्रष्टाचार, गांव में आपसी रंजिश, यह इसकी विषय वस्तु है। पात्रों में अगर हम बात करें तो वैद्य जी जो हैं वो छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं, इतिहास में एमए किए हैं, 5-6 महीने की छुट्टी पर आए हैं। रूपन बाबू वैद्यनाथ जी का बेटा है, छात्र नेता भी है। गयादीन की जो बेटी है उससे प्यार करता है। शनिचर बद्रीनाथ वैद्य जी का बड़ा बेटा है। शनिचर जिसका नाम मंगलदास है, जो बाद में ग्राम प्रधान बनता है। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं, गांव में इनका आटा चक्की है। खन्ना मास्टर इतिहास के मास्टर हैं, अध्यापकों के नेता हैं। लंगड़ अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है जो भ्रष्ट व्यवस्था के आगे झुकता है। राधेलाल झूठी गवाही देने में पारंगत है। जोगनाथ स्थानीय गुंडा वैद्य जी का आदमी है। बेला जो कि गयादीन बनिए का काम कर रहा है, गयादीन की बेटी है। और रूपन बाबू के प्रेम और इसका प्रेम पूरे शिवपालगंज में पूरा चर्चा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, यह कथन दिया गया इसमें। और इस उपन्यास में आप देखेंगे आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचातान का चित्रण किया गया। इस उपन्यास में कॉलेज, सहकारी समिति और ग्राम सभा का त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाया गया, जिसके केंद्र में वैद्य जी हैं। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ से कहते हैं कि इतिहास के लेक्चर की जगह हमारे यहाँ खाली पड़ी है, उसी में आप क्यों नहीं लग जाते? ठाठ से मामा के यहाँ रहिए, कॉलेज में 2 घंटा पढ़ाइए, बाकी वक्त रिसर्च कीजिए। मैं तो तुम्हें अपने घर का सदस्य मानकर रख रहा हूँ, आखिर कहीं ना कहीं नौकरी तो करोगे ही। जब रंगनाथ मना कर देता है तो प्रिंसिपल कहते हैं, रंगनाथ तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर यही साबित होता है कि तुम गधे हो। तो इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। वैसे इसमें जो वैद्य जी हैं, वैद्य जी का गांव, उनका रोग के लिए इलाज का विज्ञापन, पर एक तरीके से आप व्यंग भी देखने को आपको मिलेगा कि वैद्य जी के दवाखाने का विज्ञापन छपता है, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, इस तरीके का व्यंग छपता है। छंगामल इंटर कॉलेज का चित्रण है, जिसकी इमारत, शिक्षक, छात्रों की पढ़ाई पर व्यंग है, वहाँ के लोगों पर व्यंग है। कहा गया है इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वे कहते हैं, आह, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। वहीं रिक्शा वाला और बद्री पहलवान के बीच वार्तालाप को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। एक रिक्शा वाला दूसरे रिक्शा वाले से कहता है, क्यों, गोंडा का रहने वाला है क्या, या बहराइच का? तो कहते हैं गोंडा में रहते हैं भैया। तो कहते हैं बाहर के लोग आकर इसी तरीके से यहाँ पर फैला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसके बाद में आपका जो अगला उपन्यास है वो है जिंदगी नामा, जिसे मैग्नान ओपन भी कहा जाता है। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा या मैग्नान ओपन कहा जाता है, जिसका विषय है पंजाब के किसानों के जीवन का चित्रण, ग्रामीणों के जीवन का चित्रण,
आदर्श नारी का चित्रण, डेरा जट्टा गांव का कथानक। ये कई बार पूछा गया है कि डेरा जट्टा गांव का कथानक किस में दिया गया है। पात्र में शाहजी हैं जो जमींदार हैं, हवेली के मालिक हैं। साहनी जो शाहजी की पत्नी है, हिंदू परिवार में सहिष्णु महिला है। काशीनाथ काशी जी का छोटा भाई है। लीला शाहजी का बेटा है। इनकी देखभाल राबिया दाई करती हैं। अन्य पात्रों में नज़ीर हैं, मेहर अली हैं, करतार हैं, दिलबाग हैं, चन्नी हैं, रेशमा हैं, चौधरी हैं, फ़तेह अली हैं, मोहम्मद दीन हैं, सलामत अली हैं, बिंद्राबाई हैं। इस उपन्यास का प्रारंभ कविताओं से होती है। कविताओं के माध्यम से कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। तो बाकी ये पूरा PDF है। नरेश मेहता ने कृष्णा सोबती को एक अपरिभाषित बांध भी दिया है। ये उपन्यास अगर आपको चाहिए, ये पूरा PDF चाहिए, आपका बंटी एक बच रहा है तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये पूरा PDF आपको हम सेंड कर दे रहे हैं। जो नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर हमको व्हाट्सएप कर दें, और एक धरती धरना अपना, ये 2 आप पढ़ लीजिएगा। और आप हमारे इस नंबर पर अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगा, जिसे आप पढ़ लीजिए। कल नाटक पर होगा और आज सारे उपन्यासों पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। इसका जो पहला भाग है जिसमें पूरा विस्तृत बताया गया है वो कंपटीशन एकेडमी चैनल पर है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल कहानी पर जो वीडियो दिया जाए वो आपको मिल सके।